हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को लेकर के आए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10 की हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किए थे। तो चलिए बिना देरी के हम पहले पुराने टॉपिक्स को रिवीजन करते हैं और फिर अपने आगे के टॉपिक्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा हुआ था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे चैप्टर के फ्रंट में जो फ्रेडरिक सूरियो ने 4 पिक्चर्स की जो सीरीज बनाई थी, उस सीरीज का जो पहली पिक्चर की सीरीज थी उसको हम लोगों ने उस सीरीज में जो पहली पिक्चर थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे उनका सपना था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे यूरोप के नेशंस क्या हो जाए, यूरोप जो है, यूरोप में जितने भी रीजन्स है वो सब के सब क्या बन जाएंगे, एक नेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो मोनार्क सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी से कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसको रिकैप किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1789 में क्या हुआ था कि लुई 16 से लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वह पेरिस सिटी के रोड पर उतर आए थे और उन्होंने बास्टाइल फोर्ट को तहस नहस कर दिया और लुई 16 को मार भगाया। और उसके बाद जो पर्टिकुलर पावर थी वो शिफ्ट हो जाती है किसके हाथों में, पर्टिकुलर उस फ्रांस की जनता के हाथों में। अब सब कुछ अच्छा हो गया था, फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया था, फ्रांस एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभर करके आने लगा। तो अब ये जो पर्टिकुलर चीजें थी इसको कराने के पीछे किसका हाथ था, तो ये हम लोगों ने देखा कि रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो फिलोसफर थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके थ्रू लगातार फ्रांस में रेवोल्यूशन आए थे। तो अब रेवोल्यूशनरीज का जो ऑब्जेक्टिव था कि अब करना क्या, मतलब कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन उनका आइडियोलॉजी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल हुआ। तो जब आपका जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद रेवोल्यूशनरीज की मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अब हम लोग वो देखने वाले। ठीक है, तो आई होप ये जो हम लोगों ने शॉर्ट में अभी थोड़ी सी बात की, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, डिटेल में अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। तो अब रेवोल्यूशनरीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवोल्यूशनरीज, जो रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन, द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, द लिबर्टी, द पीपल ऑफ यूरोप फॉर डेस्पोटिज्म, इन द अदर वर्ड्स द हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। अब यहाँ पे क्या था, रेवोल्यूशनरीज ने सेल्फ डिक्लेयर्ड कर दिया था कि हमने क्या किया है, हम अपना एक मिशन बना लेते हैं। हम एक मिशन बना लेते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रांस को रेवोल्यूट किया है, हम लोगों ने जिस तरीके से फ्रांस को आज़ादी दिलाई है, फ्रांस को नेशन कंट्री बनाया है, अब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे यूरोप में हर जगह पे नेशन कंट्रीज बनाएंगे, जो एक नेशन स्टेट्स हैं वो बनाने का काम करेंगे। ठीक है, नेशंस को बनाने का काम करेंगे। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। ठीक है, हम लगातार हेल्प करेंगे नेशन बनने में बाकी जो यूरोप के पीपल्स हैं उनको। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव के साथ जो आपके रेवोल्यूशनरीज थे वो आगे बढ़े। तो अब जाहिर सी बात है, जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है वह ऐसे ही तो उड़ के जाने वाली नहीं है। तो वो आइडियोलॉजी जाएगी कैसे, तो उन आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए। तो पहला जो इंस्टीट्यूशन था वो था हमारा जैकोबिन क्लब। ठीक है, क्या किया, फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया कि एक जैकोबिन क्लब जैसा इंस्टीट्यूशन बनाया। वो इंस्टीट्यूशन हर रीजन में बनाए गए। उस इंस्टीट्यूशंस में जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी कि कैसे आज़ादी पाई जाए, रेवोल्यूशनरीज की जो फ्रांस की आइडियोलॉजी थी जिससे उन्होंने फ्रांस को आज़ादी दिलाई, फ्रांस को एक नेशन कंट्री में कन्वर्ट किया, उन आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का काम करती थी ये जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब चलिए एक इंस्टीट्यूशन हो गया। उसके बाद फ्रांस ने की जो आर्मी थी वह भी क्या कर रही थी, लगातार अपने रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज को लेकर के स्प्रेड करती हुई पूरे यूरोप में जा रही थी। तो क्या है कि द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, हॉलैंड कहाँ गई, तो हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई और इटली गई 1790s में। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड के बीच में 1797 के टाइम पीरियड के बीच में जो आपका जर्नल था नेपोलियन, वह भी क्या था, लगातार अपनी फ्रेंच आर्मी को लीड करता हुआ पूरे यूरोप में क्या हो रहा था, घूम रहा था। ठीक है, अब नेपोलियन था, नेपोलियन फ्रेंच आर्मी को लेकर घूम रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, उसका वेलकम कर रहे थे कि आप आइए हमारे यहाँ मोनार्क को मारिए। क्योंकि उस समय जब लोगों ने देखा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया, लोगों ने मोनार्क को हटा दिया, अब लोगों वहाँ पे लोग अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, अपने एक आज़ादी पा गई है, लिबर्टी आ गई है। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से फ्रांस में लिबर्टी आ गई है, उस लिबर्टी को अगर फ्रेंच आर्मी यहाँ आ जाती है और हमारे मोनार्क को हटा देती है तो वो लिबर्टी
हमारे पास भी आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में लोगों ने फ्रेंच आर्मीज को बहुत ही सपोर्ट किया, लेकिन इन केस बाद में क्या होने लगा, उनको अपोज किया जाने लगा। तो अपोज क्यों किया जाने लगा वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्या हो रहा था कि फ्रेंच आर्मीज को लगातार सपोर्ट मिल रहा था। तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर, ठीक है, तो नेपोलियन ने जो ये वॉर्स लड़े हुए थे उनको रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहा जाता था। फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड, ठीक है, लगातार ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो ये आइडिया था, इसको कैरी करके जो आपका नेपोलियन था, जो फ्रेंच आर्मीज थी, वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि पहले तो हम लोगों ने देखा कि रेवोल्यूशनरीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स, उन आइडियोलॉजी को कैसे स्प्रेड किया जाए, फिर हम लोगों ने वो देखा कि जैकोबिन क्लब्स बनाए गए और फ्रेंच आर्मी को नेपोलियन के अंडर में भेजा गया। अब यहां तक तो सारी चीजें क्लियर थी। अब आगे क्या होता है, आगे देखा गया ये कि लगातार नेपोलियन के अंडर में फ्रेंच आर्मी थी, तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल था आर्मी का वो नेपोलियन के हाथ में था, और नेपोलियन लगातार दूसरे जगहों के मुनार्क्स को हटा करके लगातार वहां पे फ्रांस का जो पर्टिकुलर दबदबा था, जो फ्रांस का राज था, वो स्थापित करता चला जा रहा था, टेरिटरी एक्सपेंड करता चला जा रहा था, किसका, फ्रांस का। लेकिन वहां पे तो नेपोलियन अपना अलग काम कर रहा था, लेकिन फ्रांस के अंदर क्या हो रहा था, फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो रूल के लिए, फ्रांस में रूल करने के लिए क्या हुआ था कि एक बॉडी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए क्या किया गया, 4-5 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई, ठीक है, उस 4-5 मेंबर्स की बॉडी बनाई गई कि ये आराम से क्या करें, फ्रांस के बारे में, फ्रांस के लोगों के बारे में अच्छे अच्छे रूल्स वगैरह बनाएं और फ्रांस को अच्छे से चलाएं। लेकिन क्या हुआ कि वो जो 4-5 मेंबर्स की बॉडी बनाई गई थी, वो 4-5 मेंबर्स की बॉडी में आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है, उनको उनके द्वारा किसी एक मेंबर द्वारा की गई चीज दूसरे मेंबर को नहीं पसंद आती थी, दूसरे के द्वारा की गई चीज तीसरे मेंबर को पसंद नहीं आती, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट उस समय क्या हुआ था, फैला हुआ था, ठीक है। तो इसी का फायदा उठाकर नेपोलियन ने क्या किया, उन सभी 4-5 मेंबर्स की जो बॉडी थी उसको हटा दिया और खुद वह फिर से फ्रांस का क्या बन गया, मोनार्क बन गया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि क्या हुआ था, पहले मोनार्क से लोगों ने आजादी पाई, ठीक है, नेपोलियन और उसकी फ्रांस की आर्मी को लगातार भेजा गया कि आप जाइए जहां जहां पे लोगों को हेल्प चाहिए मोनार्क सिस्टम को खत्म करने के लिए, उनको आप हेल्प कीजिए। लेकिन क्या हुआ, फ्रांस में लोगों की कन्फ्लिक्ट की वजह से फिर से वहां पे मोनार्क सिस्टम आ गया। लेकिन इस बार जो मोनार्क सिस्टम आया, ठीक है, मोनार्क कौन बन गया, नेपोलियन। तो नेपोलियन तो डिक्टेटरशिप का पूरा खिलाफ था, तो ये जब मोनार्क बना, यानी ये जब राजा बना, नेपोलियन राजा बना, तो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारी चेंजिंग की, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। तो अब हम आगे देखते हैं नेपोलियन एंड हिज रूल, ठीक है। तो नेपोलियन क्या था और उसने फ्रांस रेवोल्यूशन में क्या रोल निभाया है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस थ्रू टू रिटर्न टू मोनार्की। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है। क्या हुआ कि जो नेपोलियन था उसने फ्रांस में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए थे, यानी उस समय जो भी पर्टिकुलर फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम, ये जो भी चीज़ें फैली हुई थी, ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या कर दिया गया था, नेपोलियन ने बहुत सारी चेंजिंग ला दी थी, ठीक है। और उसके बाद क्या था, थ्रू रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेपोलियन ने फ्रांस में पूरी तरीके से जो पर्टिकुलर डेमोक्रेसी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational और efficient, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया था, पर्टिकुलर फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो प्रशासन था, जो प्रशासनिक क्षेत्र था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दिया था, जो काफ़ी रेशनल था और एफिशिएंट था, ठीक है। देखिए ये तो उसका काम हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वहां देखो, जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, ठीक है। राजा कर रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कि पर्टिकुलर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्टिकुलर वहां का कह सकते हैं कि नेता है, जो लीडर है, वो राज कर रहा है। उससे किसी को मतलब कि जनता को उससे मतलब नहीं। जनता को सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि उनके हक की बात कोई सुन रहा है कि नहीं, उनके बारे में कोई सोच रहा है कि नहीं, ठीक है। उन पर किसी भी तरीके का कोई दबाव, किसी भी तरीके के का कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि किसी तरीके का अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो जनता को इन सारी चीजों से मतलब है, जनता को इससे मतलब बिल्कुल नहीं कि मोनार्क है, कि पॉलिटिकल पार्टी है, कि कोई पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट जो भी सिस्टम है वो चल रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल मतलब है कि हमारा
कितना ध्यान रखा जा रहा है। तो नेपोलियन जो था वो मोनार्क तो बन गया था, लेकिन उसने मोनार्क बनने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं की जो पहले के मोनार्क करते थे। उसने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया, लोगों के हक के बारे में काम किया, लोगों के बारे में समझा, लोगों को बहुत ज़्यादा फ्री रख दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्री करने का काम किया। तो इस वजह से एक रेशनल और एफिशिएंट कह सकते हो कि सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई, जिससे नेपोलियन को बहुत ज़्यादा फ्रांस का सपोर्ट मिलने लगा आफ्टर मोनार्क, ठीक है, मोनार्क बनने के बाद भी लोगों ने उसको अपोज नहीं किया कि तुम मोनार्क वगैरह मत बनो। क्यों नहीं अपोज नहीं किया? क्योंकि वह उनके बारे में सोच रहा था, उनके लिए ही काम कर रहा था, ठीक है। तो आई होप नेपोलियन का जो रोल था और जो नेपोलियन था उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है, क्यों लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया। तो नेपोलियन ने फ्रांस में लगातार चीज़ों को बनाए रखने के लिए रिफॉर्म और जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए थे उसको बनाए रखने, उसको करने के लिए, उसको बनाए रखने को उसने क्या किया, सिविल कोड 1804, ठीक है, एक सिविल कोड लाया, ठीक है, जिसने मतलब कि उसने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, जो भी चेंजिंग लाई, उसको सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, जो 1804 में लाया गया था। तो द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, ठीक है, जो आपका ये जो सिविल कोड 1804 था उसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के लोग होते थे उनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस यानी कि विशेषाधिकार मिले होते थे कि उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी इन्हीं के पास रहेगा, ये टैक्स भी वसूल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस, जो स्पेशल राइट्स थे इनके पास, उसको नेपोलियन ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया। डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन दी बर्थ, जो बर्थ के बेस पे जो भी प्रिविलेजेस थे उसको पूरी तरीके से नेपोलियन ने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। आगे क्या था, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। और भी क्या था, लोगों के बीच में इक्वलिटी स्टैब्लिश की इसने, ठीक है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू उसने क्या किया, सभी लोगों के बीच में इक्वलिटी लाने की कोशिश की कि सबके सब समान है, कोई ऊंचा या छोटा नहीं है, ठीक, ऊंचा या बड़ा या छोटा या बड़ा जो भी कुछ है वो बिल्कुल भी अब नहीं रहेगा। बिफोर द लॉ ऑफ सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लस उसने क्या किया, जो प्रॉपर्टी के राइट्स थे उसको भी उसने वहां पे फंडामेंटल राइट के तौर पे लगा दिया। यानी होता क्या था पहले कि पर्टिकुलर जो किसान होते थे, सभी किसानों के पास अपनी अपनी जमीनें तो होती नहीं थी, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। तो जो बड़े किसान होते थे तो वह उनसे क्या करते थे, ज़्यादा टैक्स, उनसे काम भी कराते थे, टैक्स भी उनसे लेते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो इससे क्या होता था कि उनका पर्टिकुलर कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है, एक नौकर के जीवन वो जीते थे, ठीक है, उनका कोई अधिकार नहीं होता, कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता। तो नेपोलियन ने उनके राइट के बारे में सोचा, जो पीजेंट्स थे उनके राइट के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि जिस भी खेत पर जो भी किसान खेती कर रहा है वो खेत उसका होगा, ठीक है, किसी दूसरे आदमी का नहीं होगा। तो इस तरीके से उनका जो प्रॉपर्टी राइट था उसको नेपोलियन ने पीजेंट्स को दिया, ठीक। आगे क्या था, द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजनल एंड फ्रेंच कंट्रोल, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से उसने क्या किया, फ्रांस को कंट्रोल में रखा था इस तरीके से। इन दी डच रिपब्लिक, इन दी स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इस तरीके से देखा जाए तो आगे आप देखोगे तो जो नेपोलियन था उसने पर्टिकुलर जो फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था उस समय का, जैसा मैंने बताया ना कि एक पर्टिकुलर लैंड होती थी, उस लैंड में उस लैंड को पर्टिकुलर एक रीजन होता था, उस रीजन में कई लैंड्स होती थी, तो उन लैंड को पर्टिकुलर राजा तो एग्जैक्टली अकेले देख नहीं सकता था, तो वो क्या करता था, फ्यूडल लॉर्ड बैठा देता था, जिनको सामंत कहा जाता था, सामंतों को बिठा दिया जाता था। वो सामंत बड़े किसान होते थे, तो वो सामंत क्या करते थे, खुद खेती नहीं करते थे, वो छोटे छोटे पीजेंट से खेती कराते थे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। तो वो फ्यूडल सिस्टम जो हुआ करता था उसको भी नेपोलियन ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। फिर क्या है आपका पर्टिकुलर नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम दी सर्फडम। और सर्फडम से यानी कि पर्टिकुलर जो बंधुआ मजदूरों वाला था कि तुम यहीं पे काम करोगे, ठीक है, होता और तुमको इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, जो बंधुआ मजदूर के तरीके काम कराने का जो सर्फडम चल रहा था उसको भी पर्टिकुलर नेपोलियन ने हटा दिया, ठीक है। एंड मैनुअल ड्यूज, ठीक है, मैनुअल ड्यूज जो हुआ करते हैं, मैनुअल ड्यूज का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आप कोई किसान था वो गरीबी की, उसने क्या किया, किसी लैंडलॉर्ड से उसने कुछ कर्जे ले लिए, अब कर्जा वो चुका नहीं पा रहा, तो लैंडलॉर्ड क्या कहता है, तुम आजीवन मेरे पास काम करोगे। अब तुम मेरे पास काम करोगे का मतलब क्या, आजीवन उसको काम ही करना पड़ जाता था। तो ये चीज़ें जो हुआ करती थी, जो मैनुअल ड्यूज हुआ करते थे, जो ड्यू है उसको खत्म करने के लिए जो काम करना पड़ता था, पर्टिकुलर नेपोलियन ने उसको भी हटा दिया था,
ठीक, फिर आगे क्या हुआ, इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। फिर क्या होता था कि जो लुई 16 था उसने क्या किया था, गिल्ड जो राजा उस समय का लुई 16 था उसने क्या था, गिल्ड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि किसी भी तरीके का कोई भी ग्रुपिंग नहीं होगी, कोई भी यूनियन नहीं बनेगी। तो अब क्या हुआ कि राजा जो नेपोलियन था उसने क्या किया, सभी को मतलब फ्रीडम दे दी कि आप क्या कर सकते हो, गिल्ड बना सकते हो, यानी अपना एक यूनियन बना सकते हो। अपने हक की बात को मुझ तक पहुंचाने के लिए या अपने हक की बात को करने के लिए आपको एक यूनियन की नीड होगी, एक पावर की नीड होगी, तो आप उसको बना सकते हो। गिल्ड के रिस्ट्रिक्शन को उसने रिमूव कर दिया। मतलब बात यह है कि जैसे मान लो क्लासरूम में अब कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर कोई एक बच्चा जाकर के उस प्रॉब्लम को प्रिंसिपल से बोलेगा तो प्रिंसिपल उसकी बात को बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि वैल्यू नहीं देगा। लेकिन क्या होगा कि प्रिंसिपल सर तब आपकी बात को वैल्यू देंगे जब पूरी की पूरी क्लास जाकर के बोलेगी उनसे कि सर मुझे इन टीचर से पसंद क्या है समझ नहीं आ रहा है, या सर पर्टिकुलर जो रूम है उसका फ़ैन ऑफ है। तो ओवरऑल जो भी सारी चीज़ें हैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, बहुत सीरियस मत होइएगा, एग्जाम्पल था ये। तो सिंपल सा क्या होगा कि इस तरीके से आप देख सकते हो कि कभी भी किसी भी बड़े डिसीजन को लेने के लिए या बड़े काम को कराने के लिए ग्रुप की नीड होती है। तो इस तरीके से गिल्ड उस समय जो भी व्यापारी थे, जो भी बिजनेस, जो भी पर्टिकुलर जो मर्चेंट थे, उन्होंने गिल्ड वगैरह बनाया था। तो पर्टिकुलर लुई 16 के समय उस पर रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन उसको नेपोलियन ने उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था। ठीक है, आगे क्या चीज़ें हैं, तो ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर improved, peasants, artisan, workers and new business enjoyed a new found freedom। अब क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया गया। अब इससे क्या हो रहा था कि उस समय के जो भी पर्टिकुलर लोग थे, जो पीजेंट्स थे, आर्टिसियन थे, वर्कर्स थे, वो उस समय का जो फ्रीडम था, ठीक है, जो उन्होंने फ्रीडम पाई थी, उसको बहुत ही ज़्यादा वो इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वो नेपोलियन से क्या थे, खुश थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सिविल कोड जो 1804 था जिसको नेपोलियन कोड भी कहा है, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या चेंजिंग जो थी नेपोलियन ने की थी अपने पर्टिकुलर शासनकाल में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लगातार आप देख रहे होगे कि फ्रांस में जो नेपोलियन था उसका जो पर्टिकुलर जो कह सकते हो कि फेमस होना था, वो बहुत ज़्यादा फेमस कह सकते हैं कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, सभी के दिलों पे वो राज कर रहा था। ठीक है, लेकिन क्या था कि जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो फ्रांस का था तो फ्रांस के लोग उसको पसंद कर रहे थे, लेकिन अदर जो भी रीजन्स थे जहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, उसको मोनार्क सिस्टम को हटा करके नेपोलियन ने क्या किया था, वहाँ पे फ्रांस की टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया था। वहाँ पे देखा जाए तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरीके उनको क्या कहते हैं नेपोलियन को बुलाया गया था, लेकिन क्या हुआ तो एक समय के बाद क्या होने लगा कि वहाँ से भी विद्रोह होने लगा। ठीक है, लोग नेपोलियन को पसंद करना बंद करने लगे। तो अब हम आगे उस चीज़ों को देखते हैं। तो द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्सड इनिशियली। ठीक है, क्या हो रहा था कि जो उस समय की जो लोकल पॉपुलेशन थी, मतलब कि जो भी थर्ड स्टेट से, यानी जो दूसरा रीजन था जहाँ पे फ्रांस की आर्मी पहुँच कर वहाँ के मोनार्क को ख़त्म की थी, वहाँ के लोगों के बीच में फ्रेंच रूल को लेकर के, फ्रांस के रूल को लेकर के मिक्स्ड इनिशियली। ठीक है, मिक्स्ड एक कह सकते हो कि विचारधारा जो हो रही थी वो बह रही थी। ठीक है, मतलब एक अजीब सा वहाँ पे माहौल बना हुआ था। ठीक है, इन मैनी प्लेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन दी सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्राज़ील, मेंज, मिलन एंड वॉर्स दी फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। पर्टिकुलर इन जिन स्टेट रीजन्स का मैंने नाम लिया, इन रीजन्स में स्टार्टिंग में क्या हुआ, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था उन रेवोल्यूशंस को देख करके वहाँ के लोगों ने उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तरीके क्या किया था, वेलकम किया था। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू दी हॉस्टिलिटी। ठीक है, अब क्या हुआ था, लगातार क्या हो रहा था कि पहले तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरीके इनको बुलाया गया, लेकिन जो इंथुसियाज्म था, जो उत्साह था, वो बहुत दिनों तक बना नहीं रहा। और एक टाइम ऐसा आया कि वो जो पर्टिकुलर उत्साह था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों के बीच में खत्म होने लगा जहाँ पे फ्रांस आर्मी पहुंची थी। क्यों खत्म होने लगा, एज इट बिकम क्लियर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, लोगों को ये तो दिख रहा था कि हाँ हमारे पर्टिकुलर रीजन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था वो तो आ रहा है, लेकिन जो हमारी फ्रीडम है वो पूरी तरीके से क्या होती चली जा रही है, खत्म होती चली जाए। लोगों को अब ये नजर आने लगा था कि जो नेपोलियन है वो आया तो ठीक था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो
पहले की जैसा जो हम लोगों ने जिस तरीके से सोच करके उसको वेलकम किया था वो चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम लगातार अपनी फ्रीडम को क्या कर दे रहे हैं, खो दे रहे हैं। क्योंकि अब हम क्या हो गए, एक कॉलोनियल बन चुके हैं, किसके? फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस हमारा करता धरता हो गया है, फ्रांस का हमारे ऊपर पूरी तरीके से क्या हो गया है, अधिकार हो गया है। तो जिसकी वजह से हम अपनी हमारी जो फ्रीडम थी वो मोनार्क के समय में भी खत्म थी और नेपोलियन के टाइम में भी खत्म, यानी हमारा कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग सिचुएशन में नहीं आई है। ठीक, आगे क्या है, इंक्रीज टैक्सेशन। अब क्या था, किन किन तरीकों से उनकी फ्रीडम कर सकते हो रेजिस्ट हो रही थी, किन किन कारणों से उनको लग रहा था कि हम लोगों ने गलती कर दी नेपोलियन को यहाँ बुला करके। तो पहली चीज़ क्या थी, इंक्रीज टैक्सेशंस फ्रांस को कम और जो भी जीते हुए टेरिटरीज थी उन पे ज़्यादा दी जाती थी। क्यों इंक्रीज टैक्सेशंस? क्योंकि अब देखो फ्रांस की आर्मी थी वो लड़ने के लिए आई, इनके कहने पे, इनके बुलाने पे, तो अपना लड़ाई का खर्चा, ठीक है, उसका खर्चा वो कैसे निकालेगी, वहाँ के लोगों से टैक्स ले करके। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर वो जीती हुई टेरिटरी पे लगातार टैक्स बढ़ा दिए जाते थे, टैक्सेशंस इंक्रीज कर दिए जाते थे। और क्या थी, सेंसरशिप हो गई थी। तो फ्रीडम खत्म कर दी थी नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन ने किसी भी तरीके की ग्रुपिंग करने के लिए उन पर्टिकुलर जीती टेरिटरीज में पूरी तरीके से बैन कर रखा था कि आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। सेंसरशिप लगा दी थी कि आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा हो सकता ना कि ग्रुपिंग करके ये एक बार अपोज कर सकते हैं नेपोलियन को। तो इस अपोज को रोकने के लिए नेपोलियन ने वहाँ पे सेंसरशिप लगा दी थी कि आप किसी भी तरीके का यूनियन नहीं बना सकते हो, किसी भी तरीके का ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। ठीक, तो एक चीज़ ये हो गया कि उनको किसी भी कुछ भी बोलने का, कुछ भी छापने का, सारे का सभी चीज़ों का अधिकार वहाँ पे वो खत्म हो चुका था। तो इससे भी नेपोलियन के लिए अपोज क्या हो रहा था, आ रहा था पर्टिकुलर जो जीती हुई टेरिटरीज थी वहाँ से। ठीक है, फोर्स कंसेप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू द conquer the rest of the Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative change। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि फ्रेंच आर्मीज लड़ने जाती थी। फ्रेंच आर्मीज जब लड़ती थी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, लड़ रहे हो तो हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि सामने वाला ही हारेगा या सामने वाले के ही लोग मारे जाएंगे, आपकी आर्मी के लोग भी मारेंगे। तो फ्रेंच आर्मीज में जो क्या होता था, लोग कुछ मारे जाते थे, आर्मी में लोगों की कमी हो जाती थी। तो क्या होता, जीती हुई जगह से लोगों को फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में क्या कर दिया जाता, भर्ती कर दिया जाता कि हमने आपके लिए लड़ाई की है तो अब आप हमारे साथ लड़ोगे, यानी हमारे फ्रेंच आर्मी में भर्ती होगे और हम जहां पे भी लड़ाई करेंगे आप हमको वहां पे क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। तो फोर्सफुली वहां के लोगों को क्या कर लिया जाता था, सेना में भर्ती कर लिया जाता था। अब क्या होता था भाई, वो दूसरे रीजन के हैं, उनका फ्रांस के साथ कोई भी जो कह सकते हो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो नहीं थी। तो अब उनके मन में ये फीलिंग ही नहीं आती थी कि हम फ्रांस के लिए लड़े क्यों। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हो, अरे ये मेरी चीज़ है, मैं इसके लिए लड़ सकता हूँ, मैं इसको नहीं दूंगा। तो ये वाली फीलिंग इन लोगों के बीच में नहीं रहती। लेकिन क्या किया जा रहा था, फ्रांस की आर्मी जबरन उनको अपने में भर्ती कर लेती थी। क्यों? क्योंकि वो उनको जीत चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो लोगों के मन में नेपोलियन के लिए विरोध आने लगा। ठीक है, और क्या है, इंक्रीज टैक्सेशन, कंसेशन, फोर्स conscription into the French army required to conquer the Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative change। तो अब तो क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज तो आया था, लेकिन पर्टिकुलर जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही थी। जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि नेपोलियन को लोग अपोज करने लगते हैं और नेपोलियन मारा जाता है। ठीक है, तो अभी नेपोलियन मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा अभी हम लोग आगे की कहानी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी कि जो पर्टिकुलर रीजन्स थे जिनको नेपोलियन ने जीते हुए थे, उन रीजन्स में लगातार नेपोलियन के लिए विरोध बढ़ता चला गया था इन पर्टिकुलर फॉलोइंग सिचुएशंस की वजह से, जो मैंने पढ़ा। पहला क्या था, टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दी गई, लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे लोगों के मन में क्या होने लगा था, विद्रोह की भावना नेपोलियन के लिए जागृत होने लगी थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की जो कहानी थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपने इस चैप्टर के टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही हैं, चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लगातार वीडियोस को लाइक करते चलिए। चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लगातार लोगों को ये बताते चलिए कि द रेज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए